जो अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव इस वक्त सिर्फ कि किसी भी तरह उनका जो डिक्लाइन है उसको वो अरेस्ट करे, और जितना डिले हो सकता है चाइना का नंबर वन पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक जायंट बनने में, उसको रिटार्ड किया जाए। चीन कहता है ये बहुत छोटी, लेकिन ये दुनिया छोटी होने के बावजूद इतनी बड़ी है कि इसमें सब ममालिक मिलकर एक दूसरे का हाथ बटा के सब तरक्की कर सकते। तो हमें हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। हम नेगेटिव कंपटीशन क्यों करते हैं? अगर आपके लोगों का ये हक है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे, उनका जो इनकम इंडेक्स है वो बढ़े और वो सिक्योर फील करे, तो हमारे लोगों का भी हक है। तो आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करते हैं। आप ये क्यों चाहते हैं कि दूसरा ग्रो ना करे? चीन अभी भी कहता है कि वी डोंट वांट टू बी नंबर वन, वी जस्ट वांट आवर पीपल टू बी हाई इनकम कंट्री, जो जिनका फ्यूचर सिक्योर, जो पढ़े लिखे हों, जो अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हों, खुश हों। तो हम तो इस रेस में ही नहीं है कि हम नंबर वन हो के नंबर टू। बड़ी अहम बातें आप कर रही हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप ये भी, जो मैं आपकी बातों से बड़ा अहम सवाल जनरेट हो रहा है, यानी ट्रम्प जो है वो उस तरीके से अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट के प्रो नहीं, एंटी स्टैब्लिशमेंट, यानी हम एक लफ्ज अगर यूज करें ट्रम्प के हवाले से, अमेरिकन। जी अच्छा, बिल्कुल। इसमें अब बड़ा अहम सवाल जनरेट हो रहा है कि जिस तरह ट्रम्प कहते हैं कि जी मिडल ईस्ट की वार में हम हमारा नहीं कुछ किरदार, या यूक्रेन जंग हमारी नहीं है, तो इसके साथ साथ हम देखें जो चाइना है वो जिस तरीके से मिडल ईस्ट में अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, उसने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामला तय कराने की कोशिश की, या चाइना बाकी जो जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर उसकी, या साउथ एशिया के अंदर उसकी पेनिट्रेशन हो रही है, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान, या जो साउथ सी चाइना के गिर्द अमेरिका घेरा तंग करने जा रहा है। अब ट्रम्प जो है वो एंटी स्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जो अमेरिकी स्टेब्लिशमेंट है, खास तौर पर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, जो बड़ा अहम डिटरमिन करता है, उसमें सदर के नजरियात का दखल नहीं होता। आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बाराक ओबामा की मिसाल याद आ गई। 2008 में सदर बने थे तो वो प्रो वार सदर के तौर पर नहीं थे, लेकिन वो मजबूर हो गए अफगानिस्तान में फौजें, मजीद फौजें भेजने के लिए। आपको भी सारी बातें याद होगा, यानी बाराक ओबामा जैसा सदर मजबूर हुआ कि अफगानिस्तान में ज्यादा अफवाज भेजी जाए, क्योंकि अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और पेंटागन, यानी जिसको हम स्टैब्लिशमेंट कह लें, उसने इस तरीके से चीजें पेश की कि ओबामा मजबूर हो गए। उससे पहले भी बहुत सी मिसालें हैं। कैनेडी का बहुत मशहूर है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थे। क्लिंटन कई मामला पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होते थे। तो अब ट्रम्प जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन अमेरिका की टो नहीं करेंगे। तो जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, जो बहुत ताकतवर है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, जो बहुत ताकतवर है, यानी लोग कह रहे हैं कि इसके आगे क्या, इसके आगे एलन मस्क भी के हैं, जिस तरह का अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है पूरा सिस्टम। क्या ये इस तरह इजाजत देगा ट्रंप को कि जी यूरोप से भी हाथ वापस ले लो, मिडल ईस्ट में भी कुछ ना करो, यूक्रेन जंग को भी अपना ना समझो? क्या अमेरिकी स्टेब्लिशमेंट इतनी इजाजत देगी डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, मैंने आपको पहले ही इस बात का जवाब दे दिया है कि किसी भी मुल्क का जब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है, जो उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो अ, आप परसू करते हैं, तो कोई भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं वो टेक्टिकल चेंजेस तो देखें कर लेता है कि भाई आपने इस सेक्टर को ज्यादा तवज्जो देनी है, उस सेक्टर को ज्यादा तवज्जो देनी है, इसके साथ जरा थोड़ा ज्यादा गर्म जोशी, उसके साथ कम गर्म जोशी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन्स होते हैं, खास तौर पे बड़ी नेशंस के या सिविलाइजेशनल स्टेट्स के, वो हुकूमतों के आने जाने से चेंज नहीं होते, बल्कि छोटे ममालिक के भी हुकूमतों के आने जाने से चेंज नहीं होते। टेक्टिकल शॉर्ट टर्म चीजें चेंज होती हैं। तो उसमें जो अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव इस वक्त सिर्फ एक है कि किसी भी तरह उनका जो डिक्लाइन है उसको वो अरेस्ट करें, और जितना डिले हो सकता है चाइना का नंबर वन पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक जायंट बनने में, उसको रिटार्ड किया जाए। क्योंकि खत्म और रोक तो नहीं सकते, वो इन्हें पता है। बिकॉज आप खुद बहुत पढ़ते हैं, आपको पता है ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है
कि सारे यूनिवर्स में भी यही सिस्टम है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है, साइक्लिकल होता है। इसी तरह ये जो एम्पायर्स होती हैं, बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं, वो उभरती हैं डूबती हैं, उभरती हैं डूबती हैं। और उनका जो उभर के अपने रूज पे रहने का एक टाइम होता है या उभरने का टाइम होता है, वो कोई 260 265 साल होता है। आप किसी दुनिया की एम्पायर को लेके देख ले, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी देखे ना कि 200 250 साल यूरोप सबसे ऊपर यूरोप। रहा। यूरोप से पहले मुसलमान थे, मुसलमान अपने बिल्कुल अरूज पे थे, वो नीचे गए तो गोरे आए, यूरोपियंस नीचे गए तो अब अमेरिकन आए। अब अमेरिकन नीचे जा रहे हैं तो 300 साल से पता था कि चीन राइज करेगा। ये कोई एकदम से तो नहीं राइज किया ना। देखिए, नेपोलियन ने 300 साल पहले कहा था कि लेट द जायंट स्लीप फॉर इफ ही वेक्स अप ही विल शेक द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड शेक हो रहा है। बिल्कुल। नेपोलियन को अल्लामा इकबाल ने खुद कहा था कि खोल आंख जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो वो सूरज के फिजिकल अपीयरेंस को तो नहीं कह रहे थे, चीन की बात ही कह रहे थे। और इससे भी ज्यादा आप देखिए, इकबाल का तो बहुत, उन्होंने तो दो शेरों में बिल्कुल मतलब समंदर को कूजे में बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था, बेखाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। तो देखें, ये को पता था कि वो राइस करेगा, ये अमेरिकनों को भी पता था। तो ये तो नहीं है कि ये कोई बड़े कमाल की बात होगी। और वो देख लिया कि जब से नया चाइना स्टैब्लिश हुआ है 50s के बाद, तो वो किसी वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं है। अभी भी वो किसी और में इन्वॉल्व नहीं है। कभी भी चाइना अपनी तारीख में अपने जोग्राफियाई हदूद से निकल के उसने लड़ाई नहीं की। मंगोल से लड़ाई की क्योंकि वो चीन की टेरिटरी में आते थे, ठीक है ना। चीन की टेरिटरी से निकल के, इसीलिए उनकी एयरफोर्स इतनी अब जाके स्ट्रांग हुई है, क्योंकि वो उन्होंने कभी ऑफेंसिव किया ही नहीं था। वो तो डिफेंसिव पे बिलीव करते थे अपनी टेरिटरी से। अभी भी आप देखिए कि चीन ने किसी की टेरिटरी को कॉलोनाइज नहीं किया, चीन की टेरिटरी को लोगों ने कॉलोनाइज किया, चीन ने तो नहीं किया। अभी बिल्कुल। उनका सारा जो इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने का मैकेनिज्म है, वो है थ्रू विन विन कोऑपरेशन, थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन, थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। उनका उस तरह एक्सप्लॉइटेटिव या वॉर का तो है इंपीरियलिस्ट इंपीरियलिस्ट एजेंडा नहीं है यानी चाइना नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद उससे सफर कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। का। और ये चीज नेचुरली उन ममालिक के लिए, यूरोपियंस और अमेरिकन के लिए बहुत ही परेशान कुन है, जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट और अपना अरूज ही इन दूसरों के को नुकसान पहुंचा के किया है ना। इसीलिए ग्लोबल साउथ कहते हैं वो ममालिक जो कॉलोनाइज्ड रहे, वो ममालिक जो न्यो कॉलोनियलिज्म के इतने ज्यादा शिकार रहे और अभी तक हैं, वो क्यों फिर चीन का साथ देते हैं? बिकॉज दे सी कि ये एक नॉन कॉलोनियल पावर है, नॉन इंपीरियलिस्ट पावर है, ये विन विन कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो इसीलिए उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है मुल्कों के लिए। इसीलिए ग्लोबल साउथ का जो लीडर है वो चाइना को कहा जाता है। चाइना। कि उनका देखिए एक फलसफे का डिफरेंस है। जो वेस्टर्न फलसफा है, खास तौर पे अमेरिकन का, यूरोपियंस का इतना नहीं है, अमेरिकन का है, वो है कंपटीशन माइंडसेट। और वो ये कि वी आर द बेस्ट, और हम नहीं है तो कोई भी नहीं है, एंड वी विल रिमेन एट द टॉप। या हमारे साथ हो या तुम हमारे साथ नहीं हो, कंपटीशन वो का माइंड। व्हाइट मैन बर्डन भी जिसको कहा जाता है। नहीं, वो तो इनका नहीं है ना, वो वो यूरोपियंस का यूरोपियन यूरोपियन का है जिनको आगे फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद है। इन्होंने कर लिया। इन्होंने कर लिया, बट ज्यादा वो उनका है। लेकिन देखिए, उनका ये है कि जी या हमारे साथ हो या हमारे, हमने जो कह दिया बस वही होगा, और सिर्फ हम तरक्की करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो देखिए, चीन का ये फलसफा ही नहीं है। चीन कहता है ये दुनिया बहुत छोटी है,
लेकिन ये दुनिया छोटी होने के बावजूद इतनी बड़ी है कि इसमें सब ममालिक मिलकर एक दूसरे का हाथ बटा के सब तरक्की कर सकते हैं। तो हमें हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। हम नेगेटिव कंपटीशन क्यों करते हैं? अगर आपके लोगों का ये हक है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारें, उनका जो इनकम इंडेक्स है वो बढ़े, और वो सिक्योर फील करें, तो हमारे लोगों का भी हक है। तो आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करते हैं। आप ये क्यों चाहते हैं कि दूसरा ग्रो ना करे? चीन अभी भी कहता है कि वी डोंट वांट टू बी नंबर वन, वी जस्ट वांट आवर पीपल टू बी हाई इनकम कंट्री, और जो जिनका फ्यूचर सिक्योर हो, जो पढ़े लिखे हों, जो अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हों, खुश हों। तो हम तो इस रेस में ही नहीं है कि हम नंबर वन हो के नंबर टू हो। वी जस्ट वॉन्ट टू मेक आवर पीपल हैप्पी। तो आप इस कंपटीशन में क्यों पढ़ रहे हैं? आप भी अपने मुल्क की तरक्की करें, हमें मिलके हम सारी दुनिया की तरक्की करें। तो इसीलिए वो ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है उनका, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, क्योंकि उनका चाइना का फलसफा ये है कि जी जंगों से सिक्योरिटी नहीं आती, को डिस्ट्रॉय करने से सिक्योरिटी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। तो जब आप हर मुल्क अपने हर कोई अपने उसके लोग खुश होंगे, तरक्की याफ्ता होंगे, तो जंग की जरूरत नहीं होगी। सो डेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ सिक्योरिटी गारंटी। तो ये बिल्कुल इस मतलब अब ये बहुत ही यूटोपिक बातें भी हैं। दुनिया इज व्हाट दुनिया इज। रियल पॉलिटिक्स में जंगें भी होंगी, कंपटीशन भी होगा, कॉन्फ्रंट्रेशन भी होगी। जब से दुनिया बनी है चल रहा है, जब तक दुनिया रहेगी या चलेगा। ठीक है ना? बड़ा बड़ा तो अब बड़ा बड़ा। जी बेहतर ये है, देखना ये है कि क्या अ, अगले 20 साल में जो चीन ने अपना अचीव करना है सेकंड सेंटेनियल गोल, विच इज रिजुविनेशन ऑफ द मदरलैंड, विच इज रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल देयर टेरिटरीज इनटू वन टेरिटरी चाइना। तो वो पीसफुली इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक ये वेस्ट उन्हें करने देगा, या इट विल कम टू अ कॉन्फ्रंट्रेशन दैट ओनली टाइम। मैडम ने बोला, बड़ा अच्छा आप पूरा इस टाइम का ग्लोबल सिनेरियो बयान किया, ग्लोबल डायनामिक्स, ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस की, अमेरिका चाइना। अब आपसे बिल्कुल जाते जाते आखिरी सवाल, पाकिस्तान पर क्या जो है वो इम्पैक्ट देखते हैं? पाकिस्तान का लव हेट रिलेशनशिप, कोल्ड वार में डायनामिक्स पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की और थी, फिर वो बदली, प्रेस्टन अमेंडमेंट 90s में आई, फिर 9/11 के बाद चीजें बदली, अब फिर अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद, यानी अब आप किस तरह देखती हैं ट्रंप के इम्पैक्ट पाकिस्तान पर? देखिए, एक तो मेरी आप सब जर्नलिस्टों से एक दरखास्त है कि ये सोचना छोड़ दें कि दूसरे के हाँ बारिश हुई तो हम पे क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, और दूसरे के बारिश हुआ तो हम पे क्या इम्पैक्ट हो बिल्कुल सही। जाएगा। आप पहले अपना किबला तो सीधा कर लेना। आप बिल्कुल सही। पहले अपने घर के मसाइल हैं वो तो सही करें। आप वो सही करेंगे तो लोग सारे खुद भी सही हो जाएंगे। आप अपनी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करेंगे तो आपकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। देखिए ना, आप हर वक्त आईएमएफ के या वर्ल्ड बैंक के जो है वो टखनों में बैठे रहेंगे, तो फिर तो आपकी चीजें ठीक नहीं होंगी। तो ये हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए कि हम खुद तो सीधे हों, हम अपनी करप्शन तो सीधी करें, हम अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लाएं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो लाएं। पहले हम खुद तो अपने यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी को पनपने दें। हम कम से कम अपने लोगों को कोई दुनिया का मुल्क आपको नहीं कह रहा कि आप पॉपुलेशन प्लानिंग ना करें, हम मुल्क को सीधा ना करें। कोई नहीं कह रहा कि भाई आप अपने लोकल बॉडीज के इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। कोई नहीं कह रहा कि आप हर 2-2.5 साल बाद हुकूमतें क्यों चेंज कर देते हैं। देखिए ना, ये तो आपने सारा खुद करना है ना। तो आप अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट कॉम होंगी तो आप फिर कुछ कर सकते हैं। तो ये रिएक्टिव होना छोड़ जाए, किसी के आने जाने से हमारे हालात बिल्कुल में कोई। दूसरा बिल्कुल ये, सही। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, ये मैं आखिरी आपको बात करी, बोलो हमारे लोग बहुत इसको मिसअंडरस्टैंड करते जी हैं। जहां तक हमारा अमेरिका के साथ वो ताल्लुक का वो है, तो हमारा शुरू से अमेरिका के साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। हमारा शुरू से चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहा है, और हमने हमेशा बैलेंस रखा है। हमने कभी अपने चाइना के रिलेशनशिप को अमेरिका के रिलेशनशिप पे कुर्बान,
हम मोस्ट एलाइड एलाय भी थे और हम मोस्ट सैंक्शन स्टेट भी थे अमेरिका की तरफ से। हम जब उनके मोस्ट एलाइड एलाय थे, मतलब इन द सेंस वी नेवर एन एलाय बट ओके, सीटो सेंटो के जब हम मेंबर मेंबर थे, तब भी जब हमसे कहा गया कि जी कोरियन वॉर हो गई है, आप हमारे सीटो सेंटो के मेंबर हैं, आए जरा ट्रूप्स भेजें, तो क्या पाकिस्तान ने ट्रूप्स भेजे? नहीं, पाकिस्तान। क्यों नहीं भेजे? क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि हम कहीं चाइनीज ट्रूप्स के हालात इतने बड़े कि नॉर्थ कोरिया में चीन को इंटरवीन करना पड़ा, तो हम चाइनीज के साथ नहीं लड़ना चाहते। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेटेजिक किबला शुरू से बहुत सही डायरेक्शन में लगा हुआ है। इसी तरह देखिए, सदर अयूब ने एक दफा अपने विजिट में अमेरिका में कहा था, उन्हें एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि जी हम आपको इतना एड भी देते हैं, टेक्नोलॉजी भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, और आप जाते हैं, आप जाके वो कम्युनिस्ट से दोस्ती करते हैं चीन से। तो सदर अयूब ने बहुत अच्छी बात की थी जो आज भी वैलिड है, कि अगर हमारे ताल्लुकात या अगर हमारी दोस्ती अमेरिका से टूटती है तो हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हमारे ताल्लुकात चीन से टूटते हैं तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे फर्क पड़ता है। और आज भी वो बात बहुत ट्रू है। इसलिए हमने कभी भी जो है वो अपना चीन के रिलेशनशिप पे कॉम्प्रोमाइज, हमने हर प्रेशर बर्दाश्त किया है। तो ये लोगों का समझना गलत है कि जी हम हमेशा जो अमेरिका के चमचे बने रहे हैं और यूरोप। यस, हमारी वो जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी, हमें डेवलपमेंट चाहिए थी। चीन उस वक्त गरीब भी था, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस नहीं था, अपनी सिविल वॉर्स में भी लगा हुआ था, अब वो इस काबिल है कि अगर हम बैलेंस ना रखते तो देखे ना हमारी कराकोरम हाईवे बनती, ना वाह बनता, ना टेक्सला बनता, ना कामरा बनता, ना आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनते, ना आपका सीपैक बनता, ना JF-17 बनता, ना JF-10C अब आ रहा होता, ना सबमरीन्स बनती, ना शिप्स बनती, ना फ्रिगेट्स बनते। तो देखिए हमने प्रेशर बर्दाश्त किया है, हमने अपना स्ट्रेटेजिक टिबला दुरुस्त तरीके पे रखा है, और सोल सुपर पावर के साथ हमने वो बैलेंस रखा है। और आखिरी बात करके फिर मैं खत्म करूंगी कि अमेरिका को भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान चीन जितना मर्जी वो कर ले, हम चीन के साथ अपना स्ट्रेटेजिक किबला नहीं चेंज करेंगे। जैसे कि सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया है, इम्प्लोड हो गया है, अब रशिया है, लेकिन इंडिया का सोवियत यूनियन और रशिया के साथ बड़ा एक स्ट्रेटेजिक हिस्टोरिकल लिंक है। तो क्या बिल्कुल। आज वो उनके क्लोजेस्ट एलाय हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या इंडिया अमेरिका के साथ खड़ा हुआ यूक्रेन पे? नहीं खड़ा हुआ। नहीं, नहीं, abstain किया उसने। देखिए, अब आगे आप बात देखें, ये जमाना 50-60s का तो रहा नहीं जब चीन और रूस की दोस्ती नहीं थी। अब तो चीन और रूस ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप कर लिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ठीक है, बिल्कुल। अब वो बिल्कुल। दोनों एक पेज पे हैं। तो अगर पैसिफिक में कॉन्फ्रंट्रेशन आती है पाक अमेरिका की और चीन की, और अगर रूस साथ है, तो क्या इंडिया रूस के खिलाफ लड़ेगा नहीं। अमेरिका के साथ? बिल्कुल। तो देखिए ये बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मैडम नगवाना आपका। आपकी बहुत सी बातों से हम मुस्तफीद हुए, बल्कि आपने इतनी अहम बातें की, हमारे पास वक्त की कमी ना होती तो हम मजीद मुस्तफीद होते। मैडम नगवाना ने बहुत अहम बात की कि पाकिस्तान में भी जो रवायती तौर पर समझा जाता है कि पाकिस्तान हमेशा जो कुछ अमेरिका कहता है उसी तरह अपनी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी बनाता है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को जहां अपनी सॉवरेंटी, अपनी नेशनल सिक्योरिटी समझता है, उसकी अहमियत, तो पाकिस्तान अमेरिका के सामने भी स्टैंड लेता है। कोरियन वॉर की मिसाल दी जिसमें पाकिस्तान ने इनकार किया अपनी फौजें भेजने से। तो मैडम आयशा, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रियलिटी बाइट्स। बहुत शुक्रिया।